जब बीरबल ने अकबर को चांद का तोहफा दिया। दिल्ली का आसमान उस रात कुछ ज्यादा ही चमकदार था। पूरा दरबार महल की छत पर बैठा ठंडी हवा का मजा ले रहा था। चांद पूरा गोल था और उसकी चांदी जैसी रोशनी लाल किले की दीवारों पर बिखरी हुई थी। अकबर ने चांद को निहारते हुए कहा, वाह, ये चांद कितना सुंदर है। सोचता हूं काश इसे कोई मुझे तोहफे में दे देता। दरबारियों ने हंसते हुए कहा, हुजूर, चांद तो आसमान में है, उसे कोई कैसे ला सकता है? अकबर ने शरारत भरी नजर से बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुम तो कहते हो तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो सुनो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, मुझे चांद तोहफे में लाकर दो, और वह भी 7 दिनों के भीतर। अगर लाए तो तुम्हें 500 अशर्फियां इनाम में मिलेंगी, वरना पूरे महीने महल के बाग में पहरेदारी करनी होगी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मंत्री आपस में कहने लगे, अब की बार तो बीरबल फंस गए। चांद तोड़कर लाना कोई खेल है? बीरबल घर लौटे। रास्ते में लोग पूछने लगे, सुना है आप अकबर को चांद देने वाले हैं? बीरबल मुस्कुराकर बोले, हां, लेकिन चांद आसमान से नहीं उतरेगा, अक्ल से उतरेगा। घर पहुंचकर पत्नी ने पूछा, आप ये कैसी अजीब शर्त मानाए? बीरबल बोले, क्योंकि अकबर सिर्फ मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं और मैं उन्हें ऐसा तोहफा दूंगा जो वे कभी भूल नहीं पाएंगे। दरबार में पहुंचे तो मंत्री दरबारी चुटकी लेने लगे। एक बोला, बीरबल जी, चांद पकाने के लिए बर्तन ले आए क्या? दूसरा बोला, ध्यान रहे, चांद लाने से पहले उसे धोकर लाना, कहीं धूल न लगी हो। बीरबल हंसते हुए बोले, तुम लोग मजाक उड़ाओ, लेकिन 7 दिन बाद यही दरबार मेरा गवाह बनेगा कि चांद तोहफे में दिया जा सकता है। बीरबल एक कारीगर के पास गए। उन्होंने उसे आदेश दिया कि एक बड़ा सा गोल चांदी का थाल बनाओ, जिस पर महीन नक्काशी हो और वो चमकता रहे। कारीगर ने पूछा, मंत्री जी, ये थाल किस काम आएगा? बीरबल ने कहा, ये थाल एक राजा को चांद देगा। कारीगर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो काम में जुट गया। बीरबल जानते थे कि चांद का तोहफा सीधे नहीं दिया जा सकता। उन्होंने महल के बाग में एक साफ, गहरे पानी वाला तालाब तैयार कराया। तालाब के चारों ओर दिए लगाए, ताकि रात में पानी में चांद का प्रतिबिंब और भी सुंदर लगे। अब खबर फैल चुकी थी कि बीरबल सच में अकबर को चांद देने वाले हैं। दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे, देखते हैं ये कौन सा जादू दिखाते हैं। कोई बोला, कहीं पागल तो नहीं हो गए? बीरबल ने चांदी का थाल, तालाब, दिए और महल की छत सब तैयार कर लिया। उन्होंने अकबर को न्योता भेजा, हुजूर, कल रात मैं आपको चांद तोहफे में दूंगा। रात को अकबर दरबारियों के साथ बाग में पहुंचे। चारों तरफ दियों की रोशनी थी। तालाब का पानी शांत था और उसमें आसमान का चांद साफ दिख रहा था। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये रहा आपका चांद। उन्होंने चांदी का चमचमाता थाल उठाया और धीरे धीरे पानी में डुबोया। थाल में पानी और चांद का प्रतिबिंब भर गया। बीरबल ने सावधानी से थाल निकाला, जिसमें पानी के साथ चमकता हुआ चांद का अक्स था। बीरबल ने वो थाल अकबर के हाथों में देकर कहा, लीजिए हुजूर, ये आपका चांद। अब ये आपके पास है। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर थाल में चमकते चांद को देखकर मुस्कुराए। बीरबल, तुमने सचमुच मुझे चांद दे दिया, और वो भी बिना आसमान से उतारे। बीरबल बोले, हुजूर, कभी कभी तोहफा उसकी असलियत से नहीं, उसके भाव से कीमती बनता है। ये चांद आपके लिए मेरी निष्ठा और बुद्धि का प्रतीक है। दरबारियों का चुप हो जाना। जो दरबारी अब तक मजाक उड़ा रहे थे, वे चुप हो गए। अकबर ने उन्हें देखते हुए कहा, सीखो, नामुमकिन काम को भी दिमाग और कल्पना से मुमकिन बनाया जा सकता है। इनाम। अकबर ने 500 अशर्फिया देकर कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ चांद ही नहीं, मेरा दिल भी जीत लिया। मोरल, सीख, कभी कभी किसी को खुश करने के लिए असली चीज से ज्यादा उसकी कल्पना
और भावनाओं को छूना जरूरी होता है। अकबर के दरबार में आया अजीब पहेलियों वाला साधु। दिल्ली का लाल किला उस दिन कुछ अलग ही रौनक में था। दरबार में सुबह से ही भीड़ उमड़ी थी, क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि एक अजीब साधु दूर दराज से आया है। कहा जा रहा था कि उसके पास ऐसी पहेलियां हैं जिन्हें हल करना किसी के बस की बात नहीं। बीरबल ने भी ये खबर सुनी, लेकिन मुस्कुराकर बोले, हुजूर, पहेली हो या सवाल, अगर उसमें तर्क और बुद्धि है तो उसका हल भी है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो, लेकिन इस साधु के बारे में सुना है कि वो जिस राजा के दरबार में जाता है उसकी नींद उड़ा देता है। उसकी पहेलियां इतनी उलझी होती है कि हल खोजते खोजते लोग हार मान जाते हैं। दोपहर के समय एक लंबा चौड़ा सफेद दाढ़ी वाला साधु दरबार में प्रवेश करता है। सिर पर गेरुआ पगड़ी, हाथ में चांदी का त्रिशूल और गले में चमकते रुद्राक्ष की माला। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो सामने वाले के मन की बात पढ़ सकता हो। वह दरबार में झुककर बोला, जय हो महान सम्राट अकबर। मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का बड़ा ज्ञानी मंत्री है। मैं उसे 3 पहेलियां दूंगा। अगर वो उनका उत्तर दे पाया तो मैं अपना खजाना आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन अगर वो हार गया तो उसे 1 साल के लिए मेरे साथ रहना होगा और मेरी सेवा करनी होगी। दरबार में खुसुर पुसुर होने लगी। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, चुनौती स्वीकार है। साधु ने अपनी भारी आवाज में कहा, पहली पहेली सुनो। ऐसा क्या है जो जितना बढ़ता है उतना घटता जाता है? दरबार में कई लोग जवाब देने लगे, उम्र, सूरज की रोशनी, नदी का पानी। लेकिन साधु ने सिर हिलाया। बीरबल थोड़ी देर सोचकर बोले, हुजूर, इसका उत्तर है समय, क्योंकि हर गुजरता पल हमारे जीवन से कम होता है। साधु ने ठहाका लगाया, ठीक है, पहली पहेली तुमने सही हल की। दूसरी पहेली, वो कौन जो बिना पैरों के चलता है, बिना मुंह के बोलता है? साधु ने दूसरी पहेली रखी, बताओ वो क्या है जो बिना पैरों के चलता है और बिना मुंह के बोलता है? दरबार में चुप्पी छा गई। मंत्री सोचने लगे, हवा, छाया, नदी? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसका उत्तर है पत्र, चिट्ठी, क्योंकि वो बिना पैरों के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है और बिना मुंह के संदेश सुनाती है। साधु की भौहें तंग गई। ठीक है, ये भी सही है। तीसरी पहेली, वो चीज जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। अब साधु ने आखिरी पहेली सुनाई, बताओ वो क्या है जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़ता है? कई लोगों ने कहा, पैसा, खुशी, अनाज। बीरबल ने कहा, इसका उत्तर है ज्ञान। ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही फैलता और बढ़ता है। साधु की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तुमने तीनों पहेलियां हल कर दी, लेकिन अब मैं अपनी असली परीक्षा दूंगा। साधु ने अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ा और बोला, बीरबल, तुमने बुद्धि से पहेलियां हल कर ली, लेकिन क्या तुम एक ऐसी पहेली हल कर सकते हो जिसका उत्तर तुम्हारे दिल में है पर तुम खुद भी उससे भागते हो? बीरबल ने पूछा, कौन सी पहेली? साधु बोला, बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? पूरा दरबार चुप हो गया। यह सवाल पहेली से ज्यादा कठिन था, क्योंकि इसका उत्तर खुद को पहचानना था। बीरबल ने बिना देर किए कहा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है अपने ज्ञान पर गर्व, क्योंकि गर्व से इंसान सीखना छोड़ देता है। साधु मुस्कुराया, यही असली जीत है, खुद को पहचानना। साधु ने त्रिशूल उठाया और बोला, मैं कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि दूर देश का एक ज्ञानी यात्री हूं। मैं हर दरबार में जाकर यह सिखाता हूं कि असली बुद्धि सवाल हल करने में नहीं, बल्कि खुद को पहचानने में है। उसने एक थैला अकबर को दिया, जिसमें कुछ सोने के सिक्के और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, ज्ञान का असली खजाना किताबों में नहीं, इंसान के अनुभव और विनम्रता में है। मोरल, सीख, असली बुद्धि
सिर्फ दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, अगर हम अपनी कमजोरियों को पहचान ले तो दुनिया की कोई पहेली हमें हरा नहीं सकती। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और पूरे दरबार ने साधु को सम्मान के साथ विदा किया। जब बीरबल ने 4 शब्दों में सुलझा दिया राज्य का बड़ा झगड़ा। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन शांत नहीं था। दरबार में बैठे दरबारी, मंत्री और सिपाही, सभी की निगाहें दरवाजे की ओर थी। दरवाजे से 2 बड़े जमींदार, मालचंद और भूपत राय, गुस्से में लाल चेहरे लिए अंदर आए। मालचंद ने ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, भूपत राय ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। भूपत राय भी पीछे नहीं हटे। झूठ, वो जमीन मेरी है, मेरे पूर्वजों की है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर ने गद्दी पर थोड़ा झुककर कहा, चुप रहो, हम फैसला करेंगे। दोनों जमींदार अपनी अपनी दलीलें देने लगे। कभी नक्शा दिखाते, कभी गवाह बुलाते, कभी पुराने दस्तावेज। मंत्री भी उलझ गए। किसकी बात सही है, तय करना मुश्किल था। अकबर ने माथा पकड़ा और कहा, बीरबल, कुछ करो। ये मामला महीनों से चल रहा है और कोई हल नहीं निकला। बीरबल ने दोनों जमींदारों को ध्यान से देखा। उनके चेहरों पर गुस्सा था, लेकिन आंखों में और भी कुछ, लालच। उन्होंने सोचा, अगर इन्हें असली जरूरत समझा दी जाए तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। बीरबल बोले, हुजूर, मुझे 4 शब्द कहने की इजाजत दीजिए, उसके बाद फैसला अपने आप हो जाएगा। अकबर ने इशारा किया, बोलो। बीरबल दोनों जमींदारों के करीब गए, मुस्कुराए और बोले, जमीन साथ नहीं जाएगी। सन्नाटा छा गया। दोनों जमींदार पहले तो चौंके, फिर एक दूसरे की ओर देखने लगे। बीरबल आगे बोले, तुम लोग जिस जमीन के लिए खून पसीना बहा रहे हो, वो तुम्हारे साथ न जन्म में आई थी, न मरने के बाद जाएगी। ये जमीन राज्य की है और राज्य के लोग ही इसकी असली ताकत है। अगर तुम दोनों मिलकर खेती करोगे तो फायदा दोगुना होगा और झगड़ा खत्म। अकबर ने तालियां बजाई। बीरबल, तुमने 4 शब्दों में वो कहा जो महीनों की बहस में नहीं हो पाया। दोनों जमींदार शर्मिंदा होकर बोले, जहां पनाह, अब हम साथ मिलकर काम करेंगे। मोरल, दुनिया की दौलत और जमीन सिर्फ इस्तेमाल के लिए है, साथ ले जाने के लिए नहीं। रिश्ते और शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। जब बीरबल ने अकबर को सब्जी बेचने भेजा, फतेहपुर सीकरी का वो दिन बड़ा सुहाना था। राजा अकबर दरबार में बैठे उब रहे थे। संगीतकार थक चुके थे, नृत्यांगनाएं भी अपना प्रदर्शन कर चुकी थी, पर अकबर का मन न लग रहा था। अचानक उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम कहते हो कि तुम मुझे जीवन की हर सच्चाई सिखा सकते हो, चाहे मैं कितना भी ऊंचे पद पर क्यों न हूं। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, मैं आपको न सिर्फ सिखा सकता हूं, बल्कि ऐसा अनुभव भी दे सकता हूं जिसे आप कभी भूल न पाए। अकबर, तो फिर कल मुझे कुछ नया सिखाओ। बीरबल, जरूर हुजूर, लेकिन इसके लिए आपको मेरा एक आदेश मानना होगा। अकबर, राजा होकर भी मैं तुम्हारा आदेश मानूं? ठीक है, मंजूर है। अगली सुबह बीरबल दरबार में आए, पर उनके हाथ में एक टोकरी थी, भरी हुई ताजी सब्जियों से। उन्होंने झुककर कहा, जहां पनाह, आज आपको ये सब्जियां बेचनी होंगी। दरबार में खुसुर फुसुर होने लगी। अकबर की आंखें फैल गई। क्या मैं, महान सम्राट, सब्जी बेचूं? बीरबल, जी हां, बस एक दिन के लिए, बिना अपने असली नाम और पहचान बताए। आपको बाजार में जाकर इन्हें बेचना होगा। अकबर पहले तो गुस्सा हुए, फिर सोचा, चलिए देखते हैं बीरबल का क्या खेल है। बीरबल ने अकबर को एक साधारण किसान का रूप दे दिया। सिर पर पगड़ी, खादी का कुर्ता, कंधे पर गमछा और पैरों में चप्पल। चेहरा हल्का सा कालिक से मैला किया ताकि कोई पहचान न सके। अकबर आईने में खुद को देखकर हंस पड़े। अगर मेरी बेगम ने मुझे इस रूप में देखा तो शायद मुझे पहचान भी न पाए।
अकबर सब्जी की टोकरी लेकर बाजार पहुंचे। पहला ग्राहक आया और पूछ बैठा, लौकी कितने की है? अकबर शाही लहजे में बोले, 4 सोने के सिक्के की। ग्राहक ने जोर का ठहाका लगाया, अरे पगले, ये लौकी है या सोना? लोग इकट्ठा होकर हंसने लगे। अकबर को शर्म आई, पर समझ गए कि यहां कीमत तर्क से लगानी पड़ती है, हुक्म से नहीं। एक और ग्राहक आया, टमाटर कितने के? अकबर, 2 चांदी के सिक्के से कम नहीं। ग्राहक, 1 चांदी का सिक्का दूंगा, वरना छोड़ दूंगा। अकबर ने गुस्से में कहा, जाओ, मत लो। वो चला गया। कुछ देर बाद अकबर को एहसास हुआ कि अगर यही चलता रहा तो टोकरी भरी की भरी रह जाएगी। एक बूढ़ी औरत आई और बोली, मुझे ये बैंगन तौल कर दो, बेटा। अकबर ने तौला और पैसे ले लिए। लेकिन बीरबल, जो दूर से देख रहे थे, पास आकर बोले, हुजूर, उस औरत ने आपको आधे पैसे दिए हैं। अकबर हैरान, लेकिन उसने तो कहा था बाकी पैसे कल देगी। बीरबल, बाजार में कल का मतलब अक्सर कभी नहीं होता है, धीरे धीरे सीखना। दोपहर होते होते अकबर ने सीखा कि ग्राहक को मुस्कुराकर बुलाना पड़ता है। कीमत इतनी रखनी चाहिए कि दोनों को लाभ हो। हर कोई ईमानदार नहीं होता, लेकिन हर कोई चोर भी नहीं होता। अकबर ने अपनी बोली बदल दी, आओ भई आओ, ताजी मटर, मीठी गाजर, सब ताजा खेत से। लोग रुकने लगे, खरीदने लगे। शाम को एक आदमी आया और फुसफुसाकर बोला, भाई, ये सब्जियां तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन तुम तो शाही दरबार की तरह बोलते हो। कही तुम? अकबर घबरा गए, पर संभलते हुए बोले, नहीं, मैं तो साधारण किसान हूं। आदमी मुस्कुराया, ठीक है, बस ध्यान रखना कि बाजार में राजसी अंदाज नहीं चलता। यहां दिल और जेब दोनों जीतने पड़ते हैं। दिन का अंत। शाम होते होते सारी सब्जियां बिक गई। अकबर थक गए थे, पर उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने देखा, कुछ ग्राहक खुश होकर गए, कुछ ने मोलभाव में समय लिया और कुछ ने बेवजह टोक दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रजा अपने राजा के फैसलों पर करती है। दरबार में वापसी। अगले दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, कल मैंने जाना कि शासन करना और बाजार चलाना एक जैसे हैं। दोनों जगह जनता से जुड़ना, उनकी जरूरत समझना और विश्वास बनाना जरूरी है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, यही तो मैं आपको सिखाना चाहता था कि असली ताकत सिंहासन पर बैठकर आदेश देने में नहीं, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनकी जिंदगी को महसूस करने में है। राज्य में असर। उसके बाद अकबर ने बाजारों का नियमित निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने कीमतें नियंत्रित करने, व्यापारियों को ईमानदार रखने और गरीबों को सस्ती सब्जी दिलाने के लिए नए नियम बनाए। लोग कहने लगे, हमारा बादशाह हमें समझता है, क्योंकि उसने खुद हमारी तरह जीकर देखा है। मोरल। नेतृत्व का असली अर्थ है अपने लोगों के बीच जाकर उनकी तकलीफों और खुशियों को खुद महसूस करना। अनुभव से बढ़कर कोई शिक्षा नहीं। अकबर का आदेश, राज्य का सबसे आलसी ढूंढो और बीरबल की चालाकी। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन हल्की ठंडी हवाओं से महक रहा था। अकबर अपनी आरामदेह गद्दी पर बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे और बीरबल को ध्यान से देख रहे थे। अचानक अकबर ने पूछा, बीरबल, मेहनती आदमी तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा है जो आलसीपन में भी नंबर 1 हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, आलसी लोग तो गली-गली मिल जाते हैं, लेकिन सबसे आलसी का खिताब जीतना आसान नहीं। अकबर ने आदेश दिया, तो फिर सुनो, 1 हफ्ते में मुझे राज्य का सबसे आलसी आदमी दरबार में पेश करो। अगर ऐसा किया तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर नहीं तो 1 महीने तक दरबार में तुम्हें खड़ा रहना होगा। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने मन ही मन कहा, हुजूर, अब देखना, आलसीपन की भी मिसाल दिखाऊंगा। बीरबल ने अगले दिन से ही अपनी खोज शुरू कर दी। वो अलग अलग मोहल्लों, खेतों और बाजारों में घूमते,
पहले उन्होंने एक किसान को देखा जो खेत में बैलगाड़ी के पास बैठा सुस्त रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम काम क्यों नहीं कर रहे? किसान बोला, बैल खुद चलेंगे तो खेत जुत जाएगा, मैं क्यों मेहनत करूं? बीरबल ने सोचा, अच्छा उम्मीदवार है, लेकिन अभी और देखना होगा। फिर वे एक बुनकर के पास गए जो करघे के पास सो रहा था। बुनकर बोला, सपने में कपड़ा बुन रहा हूं, हकीकत में क्यों मेहनत करूं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अभी भी चैंपियन नहीं मिला। बीरबल ने तय किया कि वे 3 सबसे आलसी लोगों को चुनकर दरबार में लाएंगे और वहां अकबर के सामने उनकी आलसीपन की परीक्षा लेंगे। पहले दिन उन्होंने गांव से 3 आदमी बुलाए। 1 रामलाल, जो खाना मंगवाने के लिए भी पड़ोसी को आवाज देता था। 2 शंकरू, जो दिन भर चारपाई से नहीं उठता। 3 भोलाराम, जिसकी आलसी आदतों की कहानियां पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। अगले हफ्ते दरबार में खास सभा बुलाई गई। सभी दरबारी, सैनिक और आम जनता ये देखने के लिए जमा हुई कि आखिर राज्य का सबसे आलसी कौन है। अकबर ने आदेश दिया, तीनों को एक एक काम दो, जिससे पता चले कि असली आलसी कौन है। काम था, महल के आंगन से एक पत्थर उठाकर 20 कदम दूर रखना। रामलाल ने पत्थर उठाया, 2 कदम चला, फिर थक कर बैठ गया। शंकरू ने पत्थर उठाने से पहले ही कहा, मुझे तो कमर दर्द है, आप ही रख दीजिए। भोलाराम ने पत्थर की तरफ देखा, फिर बोला, क्यों न पत्थर को यही रख दे और आंगन को ही बदल दे। दरबार हंसी से गूंज उठा। अब बीरबल ने उन्हें एक एक थाली में लड्डू दिए और कहा, इन्हें जल्दी खाओ। रामलाल ने लड्डू उठाकर धीरे धीरे खाना शुरू किया। शंकरू ने लड्डू हाथ में पकड़ा और ऊँघने लगा। भोलाराम ने कहा, क्यों ना आप ही लड्डू मेरे मुंह में डाल दे, चबाने का काम मैं कल कर लूंगा। अकबर की हंसी रुकी नहीं रही थी। अकबर ने कहा, मुझे लगता है भोलाराम ही सबसे आलसी है। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, असली आलसी तो अभी दरबार में आया ही नहीं है। अकबर हैरान, तो फिर? बीरबल ने इशारा किया और दरबार के दरवाजे पर एक आदमी को लिटाकर लाया गया। वो इतना आलसी था कि खुद दरबार तक आने से भी मना कर दिया था और बीरबल को कहना पड़ा कि मुझे उठाकर ले चलो। उसने अकबर को देखते ही कहा, जहांपनाह, अगर आप ही मेरे पास आ जाते तो मुझे उठना न पड़ता। अकबर ठाका लगाकर बोले, बीरबल, ये सचमुच राज्य का सबसे आलसी है। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेहनत की कमी बुरा है, लेकिन अगर दिमाग को भी आलसी बना दिया जाए तो इंसान जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अकबर ने उस आदमी को सजा दी कि वो राज्य के अनाज भंडार में मुफ्त काम करे ताकि आलस की आदत टूटे। मोरल, थोड़ा आराम ठीक है, लेकिन जब आलस दिमाग और दिल पर कब्जा कर ले तो इंसान अपनी किस्मत खुद खराब कर देता है। अकबर की पगड़ी, जिसे पहनकर बीरबल ने बचाई जान। फतेहपुर सीकरी का दरबार सुबह की पहली किरणों में चमक रहा था। संगमरमर के फर्श पर धूप की हल्की लकीरें खिंच रही थी। अकबर बादशाह उस दिन कुछ अलग ही अंदाज में बैठे थे। सिर पर रेशमी सुनहरी किनारी वाली नई पगड़ी बंधी हुई थी। पगड़ी इतनी शानदार थी कि उसकी चमक दूर से देखने वाले को भी चौंका दे। दरबार के सारे मंत्री, उलेमा और दरबारी उसकी तारीफ कर रहे थे। राजा टोडरमल बोले, जहांपनाह, ये पगड़ी तो मानो खुद सूरज की रोशनी से बुनी गई हो। बीच में ही बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, ये पगड़ी केवल सजावट नहीं बल्कि आपके रुतबे का प्रतीक है। अकबर गर्व से बोले, ये पगड़ी हमें खास तौर पर काबुल से भेजी गई है और इसे सिर्फ मैं पहन सकता हूं। दरबार की हंसी खुशी के बीच एक गुप्त संदेश लाया गया। एक सैनिक ने अकबर के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जहांपनाह, खबर है कि पड़ोसी राज्य का एक दुश्मन गुप्त रूप से महल में घुसने की योजना बना चुका है। उसका इरादा आपका सिर कलम कर देने का है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने तुरंत बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, अब तुम्हारी अकल ही मेरी ढाल है।
क्या करना चाहिए? बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से कहा, हुजूर, अगर दुश्मन आपको निशाना बनाना चाहता है तो उसे धोखा देना पड़ेगा। अकबर ने भौहें चढ़ाई। कैसा धोखा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आज रात आप दरबार में नहीं रहेंगे। आपकी जगह कोई और बैठेगा, और वह कोई मैं हूं। अकबर चौंक गए। मतलब तुम मेरी पगड़ी पहनोगे? बीरबल ने सिर झुकाया। जी, ताकि दुश्मन मुझे देखकर यही समझे कि आप यही हैं। शाम ढलते ही दरबार के दिए जल उठे। बीच में गद्दी पर बीरबल बैठे थे। सिर पर अकबर की वही शानदार पगड़ी, वही शाही अंगरखा, और हाथ में अकबर का जड़ाऊ छड़ी। दूर से देखने पर कोई भी नहीं पहचान पाता कि ये बादशाह नहीं, बीरबल है। अकबर खुद एक गुप्त कक्ष में छिपकर सारा दृश्य देख रहे थे। आधी रात को महल के पिछवाड़े से 3 परछाइयां अंदर घुस आई। उनके हाथों में तलवारें और आंखों में खून था। वे सीधे गद्दी की ओर बढ़े, जहां बीरबल अकबर की तरह बैठे धीमी आवाज में दरबारियों से बातें कर रहे थे। जैसे ही पहला हमलावर आगे बढ़ा, बीरबल ने जोर से कहा, रुक जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। हमलावर हंसे। आज तो अकबर का सिर हमारे हाथ होगा। तभी छिपे हुए सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया और उन तीनों को पकड़ लिया। अगली सुबह दरबार में सारा मामला सामने आया। अकबर खुद आगे आए और बोले, तुम लोगों ने जिस पर हमला किया वो मैं नहीं था। वो मेरे दरबार का सबसे होशियार मंत्री है, बीरबल। सारा दरबार बीरबल की बहादुरी और चालाकी की तारीफ करने लगा। दुश्मन सैनिक शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे। अकबर ने अपनी पगड़ी उतारी और बीरबल के सिर पर रखते हुए कहा, बीरबल, ये पगड़ी अब सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि बहादुरी का प्रतीक बन गई है। कल तक ये पगड़ी मेरी थी, आज से ये तुम्हारी है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, ये पगड़ी मेरे सिर पर रहे या आपके, दोनों ही हाल में ये हमारे राज्य की रक्षा करेगी। मोरल, बुद्धि और साहस मिलकर ही असली जीत दिलाते हैं। कभी कभी एक दोस्त की हिम्मत आपकी जान भी बचा सकती है। अकबर की दाढ़ी, जिसके बदले मिला पूरा खजाना। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन खासा रंगीन था। जहां अपना अकबर बड़े आईने के सामने बैठे अपनी लंबी, घनी और काले भूरे रंग की शाही दाढ़ी संवार रहे थे। दरबारी एक एक करके तारीफ करने लगे। हुजूर, आपकी दाढ़ी तो बादलों जैसी घनी है। मालिक, ये दाढ़ी तो शेर की अयाल जैसी शान देती है। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, सोच रहा हूं कि मेरी दाढ़ी को किसी दिन सोने के डिब्बे में रखकर खजाने में बंद कर दूं, ताकि आने वाली पीढ़ियां देख सकें। बीरबल ने हल्के व्यंग्य में कहा, जहां अपना, आपकी दाढ़ी की असली कीमत तो दुनिया में कोई चुका ही नहीं सकता, लेकिन अगर कोई दे दे तो वो बहुत बड़ा मूर्ख होगा। अकबर ने मजाक में कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं आधा खजाना तुम्हें दे दूंगा। कुछ दिन बाद शहर में एक अजीब अफवाह फैल गई। अकबर की दाढ़ी में जादू है, जो भी इसका एक बाल पाले वो कभी गरीब नहीं होगा। ये अफवाह कहां से शुरू हुई? दरअसल बीरबल के एक चतुर दोस्त ने इसे जानबूझकर फैलाया। गांव-गांव, चौपाल-चौपाल पर लोग यही बातें करने लगे। कुछ अमीर व्यापारी तो गुप्त रूप से योजना बनाने लगे कि किसी भी तरह अकबर की दाढ़ी का एक बाल खरीद ले। एक दिन दरबार में एक अमीर सौदागर हाजिर हुआ। उसने कहा, जहां अपना, मैं आपकी शाही दाढ़ी का एक बाल खरीदना चाहता हूं। अकबर चौंक गए। मेरी दाढ़ी का बाल, और वो भी खरीदना? सौदागर ने गंभीरता से कहा, जी हुजूर, इसके लिए मैं सो मोहर देने को तैयार हूं। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल बस मुस्कुरा रहे थे। अगले ही दिन एक और व्यापारी आया और बोला, जहां अपना, मैं आपके दाढ़ी का एक बाल 1000 मोहर में लूंगा। अकबर को हैरानी भी हुई और मजा भी आने लगा। उन्होंने मजाक में कहा, कौन जाने, कल कोई एक बाल के बदले पूरा जहान ही दे दे। बीरबल ने चुपचाप सोचा, अब खेल शुरू हो गया है। कुछ ही हफ्तों में यह मामला इतना बढ़ गया कि बीरबल ने सलाह दी,
हुजूर, क्यों ना आपकी दाढ़ी की नीलामी रखी जाए? जो सबसे ज्यादा देगा उसे एक शाही बाल मिलेगा। अकबर हंसते हंसते मान गए। दरबार में एक मंच बना और अकबर के सामने सोने की कतरनी रखी गई। नीलामी शुरू हुई। पहले बोली 500 मोहर, फिर 1000, फिर 2000, अंत में 10,000 मोहर। विजेता एक विदेशी व्यापारी था जिसने दावा किया कि इस बाल को अपने देश ले जाकर वो मंदिर में चढ़ाएगा। बाल काटने से पहले बीरबल ने राजा से फुसफुसाकर कहा, जहांपनाह, बाल तो असली ही दीजिए, लेकिन ये सोचिए कि इसके पीछे लोगों की मूर्खता है जिसे हम अच्छे काम में बदल सकते हैं। अकबर ने हामी भरी। बाल काटा गया और व्यापारी ने खुशी खुशी 10,000 मोहर दे दिए। इस नीलामी के बाद और भी लोग आने लगे। हर बार बीरबल नीलामी करवा देते और रकम सीधी राज्य के अनाज भंडार और गरीबों की मदद में जाती। जल्द ही अकबर की दाढ़ी सोने से कीमती बन गई, इतना कि मजाक मजाक में खजाने का एक बड़ा हिस्सा भर गया। एक दरबारी को यह बात खलने लगी। उसने सोचा, अगर मैं अकबर की दाढ़ी काटकर बेच दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा। एक रात वो चुपके से अकबर के कमरे में घुसा, लेकिन तभी बीरबल वहां आ गए। उन्होंने दरबारी को पकड़ लिया और कहा, मूर्ख, अगर दाढ़ी पूरी कट गई तो उसकी कीमत खत्म हो जाएगी। लोग सिर्फ शाही बाल की चाहत रखते हैं, पूरी दाढ़ी की नहीं। कुछ महीनों बाद अकबर ने फैसला किया कि अब इस खेल को खत्म किया जाए। आखिरी नीलामी रखी गई और इस बार कीमत पहुंची 20,000 मोहर। बीरबल ने ऐलान किया, आज इस पैसे से हम राज्य में एक नया कुआं बनवाएंगे और स्कूल खोलेंगे। लोगों ने खुशी से तालियां बजाई। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मेरी दाढ़ी के नाम पर लोगों की मूर्खता को राज्य की ताकत बना दिया। अब समझ आया कि असली खजाना सोना नहीं बल्कि दिमाग है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, दाढ़ी की कीमत बाल में नहीं बल्कि लोगों की सोच में है। अगर सोच को सही दिशा दे दी जाए तो मूर्खता भी काम आ सकती है। मोरल: दुनिया में कई बार लोग बिना सोचे समझे किसी चीज को कीमती मान लेते हैं। समझदार वही है जो उस सोच को अच्छे काम में बदल दे। अकबर का सवाल, दुनिया में सबसे अमीर कौन, और बीरबल का अनोखा जवाब। फतेहपुर सीकरी का वो दिन कुछ अलग ही था। सुबह की धूप संगमरमर के फर्श पर चमक रही थी और दरबार के अंदर हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। अकबर बादशाह अपने सोने जड़े सिंहासन पर बैठे थे, हाथ में मोती जड़ा पंखा और चेहरे पर सोच का भाव। बीरबल ने गौर किया कि आज बादशाह सामान्य से कम बोल रहे हैं। वे आगे बढ़कर बोले, हुजूर, आज आपको किस बात की चिंता है? दरबार तो चल रहा है, राज्य सुरक्षित है और खजाने भरे हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, मैंने कल रात एक सपना देखा। सपने में मैंने सोचा, आखिर दुनिया में सबसे अमीर कौन है? क्या वो हमारे जैसे राजा है जिनके पास सोना चांदी है, या कोई और? दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा टोडरमल ने कहा, जहांपनाह, सबसे अमीर वही होता है जिसके पास सबसे ज्यादा खजाना हो। मंत्री अबुल फजल बोले, नहीं, सबसे अमीर वही है जो सबसे बड़ा राज्य रखता हो। अकबर ने सिर हिलाया, मुझे कोई पक्का जवाब चाहिए, सिर्फ राय नहीं। बीरबल, ये काम तुम्हारे जिम्मे है। बीरबल ने सोचा, अगर मैं सिर्फ किसी अमीर आदमी को दिखा दूं तो ये सवाल अधूरा रह जाएगा। असली जवाब तो ऐसा होना चाहिए जो सबको सोचने पर मजबूर करे। उन्होंने तय किया कि वे अलग अलग जगह जाकर लोगों से पूछेंगे, तुम्हारे हिसाब से सबसे अमीर कौन है? वे सबसे पहले बाजार पहुंचे। एक व्यापारी बोला, सबसे अमीर वो है जिसके पास सबसे बड़ा गोदाम और सबसे ज्यादा सोना हो। फिर वे खेतों में गए। एक किसान ने कहा, सबसे अमीर वह है जिसके पास सबसे उपजाऊ जमीन हो और बैल हो। फिर वे एक साधु के पास पहुंचे। साधु मुस्कुराए, सबसे अमीर वह है जो अपने पास जो है
उसी में खुश है। बीरबल के दिमाग में घंटी बजी। यही तो असली जवाब है। बीरबल जानते थे कि अकबर को सीधे जवाब देने से बात का असर कम होगा। इसलिए उन्होंने एक नाटक जैसा आयोजन करने की सोची। उन्होंने 3 लोगों को दरबार में बुलाया। 1 धनीलाल, राज्य का सबसे अमीर व्यापारी। 2 कुंवर प्रताप, बड़े जमींदार का बेटा। 3 रामू, एक गरीब बढ़ी जिसके पास बस एक छोटा सा घर था। अगले दिन दरबार में सभी इकट्ठा हुए। बीच में तीनों खड़े थे। अकबर ने कहा, बीरबल, अब बताओ, इनमें से सबसे अमीर कौन है? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, पहले इनसे कुछ सवाल करने दीजिए। उन्होंने धनीलाल से पूछा, अगर आपका सारा सोना खो जाए तो? धनीलाल ने घबराकर कहा, तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर कुंवर प्रताप से पूछा, अगर आपकी जमीन छिन जाए? कुंवर प्रताप ने कहा, तो मैं खत्म हो जाऊंगा। फिर रामू से पूछा, अगर आपका घर गिर जाए? रामू ने हंसते हुए कहा, तो मैं फिर से बना लूंगा। मेरे हाथ हैं, हुनर है और हिम्मत है। बीरबल ने कहा, हुजूर, दुनिया में सबसे अमीर वही है जिसके पास संतोष और मेहनत की ताकत हो। सोना चांदी खो सकता है, जमीन छिन सकती है, लेकिन जो व्यक्ति खुश रहना जानता है और अपनी मेहनत से दोबारा कमा सकता है, वही सच में सबसे अमीर है। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, बीरबल, तुमने सिर्फ मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि अमीरी की परिभाषा बदल दी। मोरल, असली अमीरी जेब में नहीं, दिल और दिमाग में होती है। जिसके पास संतोष और मेहनत का खजाना है, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। अकबर की वो शर्त जिसमें बीरबल को गाना गाना पड़ा। लाल किले का दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही चहल पहल में था। सुबह से ही दरबारी फुसफुसा रहे थे कि आज सम्राट अकबर का मूड बेहद मस्ती भरा है। बाहर बाग में बैंड बाजे की आवाज, अंदर महल में रसोई से मीठी मीठी खुशबू और दरबार के बीचों बीच अकबर का चमचमाता सिंहासन। अकबर सिंहासन पर बैठते ही बोले, मित्रों, आज मैं अपने दरबार को थोड़ी हंसी मजाक से भरना चाहता हूं, और इस हंसी का पहला शिकार होगा बीरबल। दरबारियों ने ठहाका लगाया। बीरबल ने हंसकर कहा, हुजूर, शिकार तो कोई भी बन सकता है, लेकिन फंसना या बचना ये मेरे हाथ में है। अकबर ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाते हो। आज मैं तुम्हें ऐसी शर्त दूंगा जिसमें दिमाग नहीं, गला काम आएगा। बीरबल चौंके, गला? यानी? अकबर बोले, आज से 3 दिन बाद तुम्हें पूरे दरबार के सामने गाना गाना होगा, और वो भी ऐसा गाना जिसे सुनकर हर कोई ताली बजा दे। दरबार में हंसी के फव्वारे फूट पड़े। मंत्री बोले, अरे, बीरबल को तो गाने का गव भी नहीं आता। कोई बोला, हुजूर, ये तो मजा आ जाएगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, शर्त स्वीकार है, लेकिन गाने की शर्त में मैं एक शर्त और जोड़ना चाहता हूं। अकबर मुस्कुराए, अरे वाह, कौन सी शर्त? बीरबल बोले, अगर मेरा गाना आपको और दरबार को पसंद आ गया तो आप मुझे 100 अशर्फिया देंगे, लेकिन अगर आपको पसंद ना आया तो मैं अगले महीने भर आपके लिए सिर्फ चुपचाप बैठकर दरबार में हाजिरी दूंगा। अकबर ने तुरंत हामी भर दी, मंजूर। शर्त तो बीरबल ने मान ली, लेकिन समस्या थी, गाना गाना उन्हें बिल्कुल नहीं आता था। घर लौटते ही उनकी पत्नी चकित होकर बोली, अरे, आपको तो सुरताल का कुछ पता ही नहीं, आप ये शर्त क्यों मानाए? बीरबल ने हंसकर कहा, क्योंकि अकबर को लगता है कि मैं हार जाऊंगा, और मुझे मजा तब आता है जब लोग यही सोचते हैं। बीरबल ने एक गायक से रियाज सीखना शुरू किया। गुरुजी ने उन्हें सारे गामा सिखाना चाहा, लेकिन जैसे ही बीरबल ने सुर लगाया, गुरुजी ने कान पकड़ लिए। मंत्री जी, आप गाना नहीं, दरबार की घंटी बजा रहे हैं। पूरा मोहल्ला हंसी से लोटपोट हो गया। बीरबल को समझ में आ गया कि 3 दिन में अच्छा गाना सीखना नामुमकिन है। उन्होंने सोचा, अगर गाना अच्छा नहीं हो सकता
तो गाने की परिस्थिति ऐसी बनानी होगी कि लोग उसे पसंद कर लें। उन्होंने दरबार में चुपचाप खबर फैलाई कि तीसरे दिन उनके गाने में एक ऐसा राज छिपा होगा जो अकबर के दिल को छू जाएगा। दरबार में भीड़ उमड़ी। हर कोई ये देखने आया कि बीरबल कैसे गाएंगे। अकबर सिंहासन पर बैठकर मुस्कुराए। चलो बीरबल, गाओ और हमें खुश करो। बीरबल उठे और धीरे धीरे बोले, हुजूर, ये गाना आपके लिए है, लेकिन इसे गाने के लिए मुझे आपकी एक मदद चाहिए। आपको मेरी हर पंक्ति के बाद वाह कहना होगा। अकबर ने मजाक में हामी भर दी। बीरबल ने शुरू किया, पहली पंक्ति, इस दरबार में सबसे दयालु राजा है अकबर। अकबर मुस्कुराकर वाह। भीड़ तालियां। दूसरी पंक्ति, जो हर गरीब का दर्द समझते हैं। अकबर वाह। भीड़ जोरदार तालियां। तीसरी पंक्ति, जिन्होंने इस पूरे राज्य को खुशियों से भर दिया। अकबर गर्व से वाह। भीड़ इतनी खुश हो गई कि तालियों की गड़गड़ाहट से महल गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, अरे बीरबल, तुमने तो गाने का मतलब ही बदल दिया। तुमने गाया नहीं, बल्कि मेरी तारीफ में ऐसा गीत बनाया कि मैं खुद वाह वाह करता रहा। बीरबल ने कहा, हुजूर, गाने का असली मकसद है सुनने वाले के दिल को खुश करना। अगर मेरा गाना आपको और दरबार को खुश कर गया तो शर्त पूरी हुई। अकबर ने 100 अशर्फिया बीरबल को दी और बोला, बीरबल, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे गले से कहीं ज्यादा सुर में है। मोरल, सीख, किसी काम में अगर आपकी कमजोरी है तो परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़कर उसे अपनी ताकत बना लो। जब बीरबल ने राजा को गधे पर बैठा दिया और सब खुश हो गए, उस दिन दरबार में माहौल कुछ अलग ही था। सुबह से ही शहर में तरह तरह की अफवाहें घूम रही थी। सुना है महाराज आज एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। कहते हैं आज कोई अनोखा उत्सव होगा। अकबर शाह भी थोड़े उलझे हुए थे। पिछले कुछ हफ्तों से उन्हें लग रहा था कि उनके राज्य में लोग पुराने रीति रिवाजों में फंसकर बदलाव से डर रहे हैं। वे सोच रहे थे लोगों की सोच खोलने का कुछ अलग तरीका अपनाना होगा। दरबार में एक किसान ने शिकायत की, हुजूर, गांव वाले मेरे नए खेती के तरीकों को बेवकूफी कह रहे हैं। वे कहते हैं हमारे बाप दादाओं ने ऐसे नहीं किया तो हम क्यों करें। एक व्यापारी बोला, जहां पनाह, मैं नया माल लाया, पर लोग कहते हैं ये तो कभी देखा ही नहीं, तो खरीदेंगे क्यों। अकबर ने भौहें चढ़ाई, तो क्या हम हमेशा पुरानी सोच में जकड़े रहेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, लोगों को यह सिखाना होगा कि जो चीज अजीब लगे वो हमेशा बुरी नहीं होती। कभी कभी बदलाव पहले अटपटा लगता है पर बाद में फायदा देता है। अकबर ने पूछा, और ये सिखाने का तरीका। बीरबल, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन वादा कीजिए कि आप मेरे हर कदम में साथ देंगे। अकबर, ठीक है बीरबल, देखता हूं तुम्हारी चाल में कितना दम है। अगले दिन सुबह सुबह पूरे शहर में ऐलान करवा दिया गया, आज दोपहर महाराज अकबर स्वयं महल से निकलकर नगर भ्रमण करेंगे। सभी लोग रास्ते में इकट्ठा होकर उनका स्वागत करें। शहरवासी उत्साहित हो गए। सब सोचने लगे, राजा हाथी पर आएंगे या सबसे शानदार घोड़े पर। दोपहर को लोग सड़कों के किनारे खड़े थे। ढोलन गाड़े बज रहे थे, फूल बरसाए जा रहे थे। लेकिन जब महल का दरवाजा खुला तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। राजा अकबर एक गधे पर सवार होकर आ रहे थे। गधे के गले में फूलों की माला और उसके माथे पर सुनहरा कपड़ा लिपटा था। बीरबल बगल में पैदल चल रहे थे, जैसे ये कोई बहुत सामान्य बात हो। पहली पंक्ति से एक औरत ने फुसफुसाया, अरे ये क्या। राजा गधे पर। एक बच्चे ने जोर से कहा, राजा मियां, घोड़ा कहा गया। पीछे खड़े बुजुर्ग बोले, ये तो अपमान है, राजा को शोभा नहीं देता। लोग हंसने लगे, कुछ ने ताने मारे, कुछ ने सिर हिलाया। अकबर को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उन्होंने बीरबल से कहा, ये सब मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। बीरबल फुसफुसाए,
बस देखते जाइए हुजूर। बीरबल ने भीड़ से पूछा, आप लोग क्यों हंस रहे हैं? भीड़ में से आवाज आई, क्योंकि राजा को गधे पर नहीं बैठना चाहिए। बीरबल, क्यों नहीं? भीड़, क्योंकि ये परंपरा नहीं है। बीरबल, तो क्या परंपरा से हटकर कुछ भी गलत है? भीड़, जरूरी नहीं, लेकिन राजा के लिए अजीब है। बीरबल ने भीड़ से कहा, आज महाराज गधे पर बैठे हैं ताकि आपको दिखा सके कि सवारी के लिए पशु का चुनाव राजा की शान का पैमाना नहीं है। शान राजा के कर्म और न्याय से होती है, न कि उस जानवर से जिस पर वो बैठा हो। लोग चुप हो गए। कुछ ने सोचा, ये बात तो सही है। बीरबल ने आगे कहा, अगर हम सिर्फ इसीलिए कुछ न करें क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, तो नया सीखना कैसे होगा? कल अगर कोई कहे कि गधे को भी अच्छे से सजाकर वो सामान ढो सकता है, तो क्या हम मना कर देंगे? अब किसान आगे आया। सच है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गधा भी राजा को ढो सकता है, तो हमारे बोरे क्यों नहीं? व्यापारी ने कहा, तो फिर हम पुराने सोच में क्यों फंसे रहें? नया अपनाना गलत नहीं। अकबर ने देखा, वही लोग जो कुछ देर पहले हंस रहे थे, अब सिर हिला हिलाकर बीरबल की बात मान रहे थे। महाराज ने मन ही मन सोचा, बीरबल ने तो एक गधे पर बैठाकर पूरी भीड़ का दिमाग बदल दिया। शाम को महल लौटकर अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि कभी कभी अजीब लगने वाले काम लोगों की सोच बदलने का सबसे असरदार तरीका होते हैं। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जब तक हम दूसरों की हंसी के डर से सही काम नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगले दिन से राज्य में नई खेती की तकनीक, नए व्यापारिक तरीके और नई योजनाओं को लोग अपनाने लगे। और हां, लोग उस दिन को गधा दिवस कहकर याद करने लगे, जब राजा गधे पर बैठा और सबको नई सोच का तोहफा मिला। मोरल, लोग अक्सर नई चीजों पर पहले हंसते हैं, फिर सोचते हैं और अंत में अपनाते हैं। अगर आप सही हैं, तो हंसी से डरिए मत, वही हंसी कल तालियों में बदल जाएगी। अकबर का वो सवाल, जिसका जवाब देते ही सब रो पड़े। उस दिन बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अकबर सुबह सुबह अपने बगीचे में टहल रहे थे। बारिश की बूंदें गुलाब की पंखुड़ियों पर मोतियों की तरह चमक रही थी। अकबर के मन में कुछ अजीब सा चल रहा था। वो हल्के से उदास थे। दरबार में पहुंचकर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, आज मैं आप सब से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, और जो इसका सबसे सही जवाब देगा उसे मैं इनाम दूंगा। लेकिन अगर किसी ने गलत या अधूरा जवाब दिया, तो मैं उसे सजा भी दे सकता हूं। सारे दरबारी चुप। बीरबल भी ध्यान से अकबर की ओर देख रहे थे। सवाल, अकबर ने चारों ओर देखा और बोले, दुनिया में सबसे बड़ा दर्द क्या है? दरबारियों के जवाब, पहला दरबारी, धन का दर्द। एक अमीर व्यापारी बोला, जहां पनाह, सबसे बड़ा दर्द है धन का खोना। सोना चांदी, खजाना अगर चला जाए तो आदमी बर्बाद हो जाता है। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन क्या गरीब लोग दर्द महसूस नहीं करते? वो चुप हो गया। दूसरा दरबारी, बीमारी का दर्द। एक वैद्य बोला, हुजूर, सबसे बड़ा दर्द बीमारी है। जब शरीर में पीड़ा होती है तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। अकबर ने कहा, बीमारी से ठीक होने पर दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन मेरा सवाल था सबसे बड़ा, जो कभी मिट न सके। वैद्य भी शांत हो गया। तीसरा दरबारी, भूख का दर्द। एक सैनिक बोला, हुजूर, भूख सबसे बड़ी पीड़ा है। अकबर ने कहा, भूख भोजन से मिट सकती है। अकबर की निगाह बीरबल पर। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो बीरबल, तुम बताओ, सबसे बड़ा दर्द क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ा दर्द है अपने प्रिय को खोना, चाहे वो माता पिता हो, जीवन साथी, संतान या मित्र। एक बार वो चले जाए तो कोई धन, कोई औषधि, कोई शक्ति उन्हें लौटा नहीं सकती। जैसे ही बीरबल ने ये कहा,
कई दरबारियों की आंखें भर आई। किसी को अपने गुजरे हुए माता पिता याद आ गए, किसी को युद्ध में खोया भाई, तो किसी को अपने बचपन का दोस्त। अकबर चुपचाप अपनी गद्दी पर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आज तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया, बीरबल। अकबर ने आगे कहा, कल रात मुझे अपने बचपन के एक दोस्त का सपना आया। वो हम दोनों के साथ खेले गए खेल, हमारी शरारतें और हमारे हंसी ठिठोली याद दिला रहा था। वो अब इस दुनिया में नहीं है, और यही है मेरा सबसे बड़ा दर्द। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। ये पहली बार था जब अकबर ने इतने भावुक होकर अपनी बात रखी। बीरबल बोले, जहांपनाह, इस दर्द को मिटाना संभव नहीं, लेकिन इसे हल्का किया जा सकता है, उनके नाम से भलाई करके, उनकी यादों को अच्छे कामों में बदलकर। जिसने हमें खुशी दी, अगर हम उसकी याद को खुशी बांटने में इस्तेमाल करें, तो वो कहीं न कहीं हमारे पास रहता है। अकबर ने घोषणा की, आज से मेरे दोस्त के नाम पर एक विद्यालय खोला जाएगा, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, ताकि वो ज्ञान का दीपक जलाएं और दुनिया में रोशनी फैलाएं। यही उनके लिए सबसे अच्छा तोहफा होगा। सारे दरबारी, यहां तक कि सबसे सख्त चेहरे वाले सैनिक भी इस फैसले से प्रभावित हुए। मोरल, धन, ताकत, स्वास्थ्य सब वापस पाए जा सकते हैं, लेकिन जिनसे हम प्यार करते हैं, उनका बिछड़ना सबसे बड़ा दर्द है। उस दर्द को भलाई में बदलना ही